करेंगे? क्या बिगाड़े उन्होंने समाज का? शिवाजी महाराज ने क्या बिगाड़े मुसलमानों का? उनके बेटों ने, संभाजी महाराज ने क्या बिगाड़े मुस्लिम समाज का? हमारा बोलना यह है कि उनकी कर्मभूमि, उनके कार्य क्षेत्र पुरंदर के आसपास था, पुणे के आसपास, वहाँ किसी एक शहर का नाम रखना था आपने, कहाँ विरोध कर रहे हैं हम? लेकिन आप ये गंदी राजनीति हिंदू मुसलमान की और ये जो संभाजी नगर औरंगाबाद की इसलिए चल रहे कि लोग आपसे 30 साल अपने लोगों को पानी क्यों नहीं पिले, सवाल ना करें। आपने सड़कें क्यों नहीं बनाई, ये सवाल ना करें। और पानी 10 दिन के बाद देने के बाद 4,500 रुपये की पानी पट्टी, हिंदुस्तान का सबसे महंगा पानी बीजेपी के लोगों ने यहाँ बेचे, ये सवाल नहीं करना, बोल के ये ऐसे तुकबंदी के सवाल आकर रोक दे, संभाजी नगर कर दिया हमने शहर का नाम, अब औरंगाबाद हटा लिए। इससे क्या लोगों की पानी पट्टी कम हो गई क्या? लोगों को एक दिन आड़ पानी आ रहा क्या? तो ऐसी घटिया राजनीति रखने वाले लोगों को आप जो तो राजनीति करने वाले लोगों को सियासत से हटाओ। जो बुनियादी काम करे वो बुनियादी सहूलतों का काम करो ना। कारपोरेशन का काम क्या है? नामा बदलना है, डेवलपमेंट है। अरे पानी पिलाओ, पानी नहीं दिया आपने जी 30 साल में। इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी और उनका अलायंस पार्टनर शिवसेना। खुलेआम कह रहा हूं मैं, तो ये तो हकीकत है ना। 88 से आप सत्ता में थे, जी बराबर, आपका ही महापौर है जी। लाल लाटा लगा के शान मारते फिरे, खाली लोगों को प्यासी कगार पे लाके डाल दिए। सबसे महंगा पानी लोगों ने यहाँ खरीदा। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं भेदभाव की और ये जात पात की राजनीति के बाजू रख के एक बार ये बीजेपी वालों को धड़ा सिखाओ। ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए कर रहे कि ऐसे जायज सवाल ना, और अगर घर तक आए आप सवाल करो 1200 रुपये पानी पट्टी रखना पड़ेगा तो वोट देते जी। सवाल करो ना आप इनसे, क्यों नहीं करते? अपने फायदे की बात क्यों नहीं कर सकते? और जो आप जो तो प्रॉपर्टी टैक्स आप ले रहे हैं जी जी, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा रहे ना, नहीं, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आप ब्याज लगा रहे। जी। एमआईएम पार्टी ब्याज को हटाने की लड़ाई लड़ने वाली है। कहो इनसे आने वाले से आपको हटाना पड़ेगा जी। भाई। अवाम को राहत देने का कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे कॉर्पोरेशन? चुनके इसलिए दे रहे ना, तो क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी करते रहेंगे? जी। ये मुद्दों पे सवाल कोई ना खड़ा करे, इसलिए हिंदू मुसलमान चल रहा है जी। यही शहर में भी चल रहा है, यही प्रदेश में भी चल रहा है और यही देश में चल रहा है। ये सिर्फ एक अफीम चटा दे रहे बस हिंदू मुसलमान की, नशे में डाल दे रहे लोगों को, गोल गोल घूमो, ना रोजगार पे बात करो, ना शिक्षा पे बात करो, ना तुम्हारे जायज सवालात पे बात करो। इसलिए हाथ छोड़ के मेरी शहरवासियों से विनती है कि बीजेपी और शिवसेना के लोगों को कतई वोट मत डालो। और जो आपके घर तक आ रहा आप बिल्कुल उसको बोले एक दिन आड़ पानी मिलना चाहिए। क्या 1200 पानी पट्टी करने वाले हैं? क्या आप प्रॉपर्टी पे से ब्याज दर हटाने वाले हैं? क्या प्रॉपर्टी का टैक्स आप कम करने वाले हैं? आप इसके ऊपर बात कीजिए, इसमें कोई शक नहीं। शहर के डेवलपमेंट के ऊपर पैसे की जरूरत है जी। लेकिन आप जायज़ मुतालबात करेंगे, टैक्सेस हटाएंगे तो लोग लाइन लगा के पड़ेंगे। अभी जी श्रीकांत साहब ने जी इंटरेस्ट के अंदर 95% जो है तो माफ़ी दी थी, हमारे बोलने पे दी थी। एमआईएम पार्टी की डिमांड थी, आप पूछ सकते कमिश्नर साहब से भी। मैं फिरोज़ खान हम लोगों ने बैठ के बातचीत किए थे जी कि साहब कोविड के टाइम पे हमने 70-75% दिए तो लोगों ने बहुत पैसे भरे थे। अगर आप करेंगे ये रियायत देंगे तो फिर फंड 200 करोड़ रुपए जमा हुए। जी। तो ये सारी चीज़ें एमआईएम पार्टी करने वाली। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हम शाह बाजार में एमआईएम के बेबाक प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब के कार्यालय पे मौजूद हैं और आपने देखा कल एमआईएम पार्टी के हेड ऑफिस पे जो है तो कई लोगों ने फॉर्म दाखिल किए। ये तमाम बातें जानने के लिए और महाराष्ट्र में जो नगर परिषद के उसके चुनाव हुए ये तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और औरंगाबाद में आने वाले टाइम कैसा रहने वाला है सियासी एतबार से, इसके भी हम कम से कम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले हमारे हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये है सवाल, एक बड़ा शहर में जो गर्दिश कर रहा है कि मराठवाड़े के अंदर आपकी बहुत अच्छी सीट आई, जहाँ पर नई उम्मीद थी वहाँ आपने मतलब अपना झंडे गाड़े और औरंगाबाद ज़िले में नहीं आई, तो लोग कह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा। ये आम जनता में कमेंट्स भी आ रहे हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम दिन रात जो है तो इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे कारिंदे, जो हमारे पोस्ट होल्डर हैं, जो हमारे अहदेदारान हैं, इम्तियाज़ जलील साहब पूरे महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, असद अवैसी साहब पूरे महाराष्ट्र के पूरे इंडिया के दौरे कर रहे हैं। ये उसी की मरहून मिन्नत है, ये उसी का नतीजा है कि लोगों का एतमाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बैठ रहा है। लोगों के एतमाद के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि बिड़ से लेके तो बुल्डाना तक तमाम अतराफ़ के अंदर बेहतरीन नतीजे आए हैं, बेहतरीन नतीजे आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देहात और कस्बों के अंदर पूरी ताकत और पूरे जोश खरोश के साथ पहुँच चुकी है। सर लेकिन सवाल मेरा आपने जवाब ही नहीं दिए। औरंगाबाद जो ज़िले के अंदर आप नाकाम क्यों हुए, इसकी किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, सवाल जिम्मेदारी का नहीं है इसके अंदर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इसमें कोई शक नहीं कि ज़िले के अंदर भी बहुत सारी सीटें खड़ी की थी, लेकिन उतनी कामयाबी वहाँ पर नहीं मिली। उसकी समीक्षा की जाएंगी। हमारे कायद मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब बराबर इसका भी जो है तो वो करेंगे कि भाई क्या वजह रही, कहाँ हम कम पड़ गए, कौन सी वजूहत थी जो हम जो है तो
औरंगाबाद ज़िले के अंदर उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सके जितनी हमने उम्मीदें बांध रखी थी। सर एक चैनल पे जो तो इम्तियाज़ साहब ने भी कल के परसों जो तो वो बोला है कि एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई यहाँ पर अपना फुलंबरी में इधर आए लेकिन यहाँ नहीं आए, तो उन्होंने कहा था कि आप उनसे जाके पूछिए कि अपनी इमाम की भूमिका क्या थी। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। भूमिका का मतलब फुलंबरी का मत समझानी, फुलंबरी की क्या बात है? फुलंबरी में उधर आई कांग्रेस आई लेकिन यहाँ नहीं आए आप, खुलदाबाद है इधर की तरफ में। तो उनको पत्रकार ने सवाल किया कि साहब यहाँ पर नाकाम क्यों हुए, तो उन्होंने कहा कि उनसे जाके वहाँ पूछिए आप कि अपने इमाम की भूमिका क्या थी। तो ये कोई मतलब सब जवाब उसकी मतलब ये है कि सुनिए आप मेरी बात, सियासत के अंदर जो है तो जीत लेना ही सियासत नहीं है। जी सबसे पहला हमारा नस्बुल ऐन ये है कि फ़िरका परस्त ताक़तों को रोक देना, बराबर। जी जी और फ़िरका परस्त ताक़तों को रोकने के मकसद से हमारे कायदे मोहतरम इम्तियाज़ साहब ने आपको इशारा बहुत ज़बरदस्त किया, आप इशारे को समझे नहीं। क्या आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो बता दूंगा। अब बोलिए तो वजह इसकी ये है कि खुलदाबाद के अंदर नगर अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ। जी खुलदाबाद के नगर अध्यक्ष के इलेक्शन के अंदर जो नतीजा आया, जी अगर एमआईएम पूरे दमखम के साथ वहाँ लड़ती तो नतीजा क्या आता था बताइए? इमाम के भी चांसेस हो जाते। नहीं हो सकते। वो किस तरह से सर? नहीं हो सकते थे। तो उसकी वजह कर तो फ़िरका परस्त ताकत है। खुलदाबाद के इलेक्शन को जिस तरीके से विखार का मसला बनाए थे, उनके आपने मुतनाज़ा बयानात सुने होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को कायदा मोहतरम ने अपनी नज़र में रखा और दूर अंदेशी से ऐसी सियासी चाल चली कि वो लोग बीजेपी वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। हम फ़िरका परस्तों को रोकने में कामयाब रहे। यानी इसका मतलब ये हैदराबाद में जो कांग्रेस को समर्थन मिला था खुले अल्फाज में, वही पॉलिसियाँ दोहराएगी। सवाल पॉलिसी के नहीं है। देखो वहाँ पे भी हालात का तकाजा ये था कि वहाँ पर जो कायदे मोहतरम ने हमारे असद अवीसी साहब ने फ़ैसला लिए, जी एकदम बेहतर फैसला था, नतीजा कामयाबी भी से आया, फ़िरका परस्त ताकत रुकी। जी जी यहाँ पे भी जो जवाब निशानदेही करा रहे, जी जो फैसले लिए गए हैं उसके अंदर हम फ़िरका परस्तों को रोकने में कामयाबी क्यों? तो जनाब जी इस वक्त बीजेपी की जो नफ़रत है जी और बीजेपी जो नफ़रतें बढ़ा रही है, उसको अगर रोकने का काम कोई कर रहा और मुकाबला उसको कर रहा तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सर ये तो सवाल हो गया। कल सर मैंने राष्ट्रवादी पार्टी के जो शरद पवार साहब के शहर अध्यक्ष है ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, उससे मैंने कल विशेष मुलाकात लिया और उनसे कहा कि सर आपके बयानात भी आ रहे हैं कि क्या यूती में कुछ बात हुई क्या? तो उनका कहना है कि मैंने शरद पवार साहब से बोला कि साहब एमआईएम से हमको यूती करना चाहिए, ना तो हमारे पार्टी का नुकसान होगा। उनका ऐसा कहना है, मतलब एक तरह से उन्होंने इशारा भी दे दिया है। आप क्या उनकी बात को कैसे देखते हैं? वो उनके नफ़े और नुकसान का सोच के बात कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो सिर्फ अपने नज़्बुल ऐन को लेकर चलती है, अपने नज़रियात को लेकर चलती है, अपने ख़यालात को लेकर चलती है। यानी कि असद अवीसी साहब की जो नज़रियात है, इम्तियाज़ जलील साहब की जो ख़यालात है, वही चलेंगे महाराष्ट्र में। लोकल लेवल पे अगर आप सोच रहे होंगे कि अलायंस हो जाना, तो ये नामुमकिन है। आपको यूती की बात, अलायंस की बात, इत्तेहाद की बात अगर करना है तो लाजमी तौर पर आपको सदर महाराष्ट्र इम्तियाज़ साहब से करना पड़ेगी और महाराष्ट्र के नुक्ते नज़र से ही करना पड़ेगी। आपको महाराष्ट्र लेवल पे बात करना पड़ेगी, वरना लोकल लेवल पे बात नहीं हो सकती। सर आजकल सियासी गलियारे में बात गर्दिश कर रही है कि जो नताइज आए हैं और जिस तरह से महायुति की एक बढ़त साबित हुई है पूरे महाराष्ट्र में, तो ये नाजुक हालत को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, सेकुलर पार्टियाँ और उसमें एमआईएम भी है, ये आपका अलायंस होना चाहिए। ये काफ़ी जो है तो लोगों की एक वो है, दिल की बात है। ये क्या वजह है फिर कि लोगों की ये तड़प है, लोगों की ये सोच है, इत्तेहाद भी होना चाहिए, ये अपने आप को सेकुलर भी बोलते, बराबर है जी। तो फिर क्या वजह है, क्यों रुक रहे? रुकावट कहाँ है? रुकावट कहाँ है? आपकी तरफ से पूरा ग्रीन सिग्नल है। मैं क्या कह रहा हूँ, रुकावट कहाँ है? अगर मुद्दों के आधार पर, जी अगर इश्यूज़ की बुनियाद पर, महाराष्ट्र लेवल के ऊपर अगर आप सम्मानजनक बात करेंगे, अगर आप वाकई में जिसका जितना जायज़ मुकाम है उतना रखते हुए अगर आप बात करेंगे तो क्यों इत्तेहाद नहीं होगा? लेकिन आपको महाराष्ट्र लेवल पे ही करना पड़ेगा। तो इसके रास्ते कैसे और हो सकते हैं? देखिए, जब टेबल टॉक के ऊपर आप बैठ जाएंगे, दो महाराष्ट्र के सदस्य जो जिम्मेदार अगर बैठ जाएंगे तो रास्ते आपो खुल जाएंगे। तो पहले उन्होंने करना चाहिए कि आप करेंगे? देखो, पहल किधर से भी हमने तो पूरा बोल दिया आपको जी कि महाराष्ट्र लेवल पर कर दिए, वो करने के लिए अब तैयार है। जी दरवाजे तो हमने खोल दिए, जी अब खुश आमदीद भी करने खड़े हैं। जी अंदर तो आइए, बैठ के बात तो कीजिए। हाँ बात कीजिए। ऐसा है क्या? सही है। चला आया था औरंगाबाद की राजनीति में सर, जब कल फॉर्म बटे तो वहाँ का नज़ारा बड़ा अजीब दिख रहा था और उसमें ये मतलब कुछ चौमिया चल रही थी कि भाई होगा नहीं होगा, मतलब ऐसे इशारे मिल रहे थे कि शायद बगावत की सुर भी देखने को मिले। मैं जो खुल के नहीं कहूँगा, इशारे में कहूँगा मैं। जो रौनक टिकट के लिए, हाँ जो कतारें टिकट के लिए, जी जो लोगों को जोश खरोश इंटरव्यू के लिए, जी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस पे आपको दिखा, जी बताओ मेरे को कौन सी सियासी जमात के पास दिखा? नहीं दिखा, लेकिन चेहरे पे जरा। पहले मेरे पे तो जवाब दे दीजिए। चेहरे छोड़ दो, जी दिखा कहीं? नहीं, ये बात तो सही है। ये असद साहब की क़यादत का नतीजा है, जी इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत का नतीजा है,
जो लोगों के दिलों के अंदर इन्होंने जगह बनाई कि हर शख्स को मालूम है कि मेरे को अगर उम्मीदवारी मिलती है तो मेरी जीत यकीनी है जी। अब देखिए बात में इसमें कोई शक नहीं कि एक वार्ड से 40 फॉर्म आए हुए जी प्रभाग से जी 50 भी आए हुए। जी तो लोगों के अंदर आप समझ जाओ कि सियासी बेदारी कैसी है जी। हर कोई चाहता है कि टिकट मुझे मिल जाए। जी जैसा हमारे कायद मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कहा जी कि 1 अनार और 100 बीमार। जी। ये बीमारों का इलाज कैसे होगा फिर? जिसको सबसे पहले आईसीयू की जरूरत है उसी को दिया जाएगा उसी को दिया जाएगा ना। या आप इलाज अब अगर जिसको फ्लू है, जिसको सर दर्द है, जिसको पैर का दर्द है, उसको अनार की क्या जरूरत है? अच्छा। यानी सर्दी हो जाएगी मतलब। हाँ, तो जिसको सबसे पहले आपको देखो बीमार 4 जने, जी आईसीयू की किसको जरूरत? मतलब उम्मीदों पे कौन उतर सकता है, जी जी पार्टी के मेरिट्स पे कौन उतरता है, जी पार्टी के तकाज़ों को किसने आज तक पूरा किया है, जी पार्टी ने जब भी कहीं भेजने की कहीं तशरीह मुहिम के लिए बुलाई तो लब्बैक किसने कहा है, जी और वो अवाम में कितना पॉपुलर है, जी अवाम में कितना मारूफ है, जी और काम करने का तरीक़ेकार उसका कैसा है, जी। तमाम उमूर के ऊपर इंटरव्यू लेते बैठे हैं इम्तियाज़ जलील साहब। सर ये बात भी जो तो गर्दिश कर रही है कि कुछ अलग पार्टियों के लोग भी जो तो इंटर कर रहे हैं, मतलब पैराशूट से उतरने की तैयारी में है, ऐसी बात अभी भी बात चल रही है, कहाँ तक सही है गलत है? आपने हमारे सदर मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब का स्टेटमेंट शायद नहीं सुना। जी। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले पार्टी के लोगों को अव्वल तरजीह दूंगा अच्छा जिन्होंने पार्टी के लिए वाकई में अपनी खिदमत अंजाम दिए, जी जो पार्टी के लॉयल है जी और जो आगे भी बिल्कुल साथ साथ रहेंगे, ऐसे लोगों को अव्वल तरजीह दी जाएंगे। और यकीनन उसके बाद में अगर कुछ जगह ऐसी होंगी कि जहाँ पर जो लोगों ने एतमाद करके पार्टी पर आए हैं और अगर कहीं गुंजाइश होंगी तो उनको मौका देने की कोशिश साफ करेंगे। मैं मेरे तरफ से बढ़ूँ जी। तो ज़रूर ऐसे नताइज हमारे सामने आ सकते हैं। सर मैंने आपके कम से कम 5 साल में 50 बार इंटरव्यू कवर किया हो, आपने बारहा बोला है, खासदार साहब ने बारहा बोला है कि हमारे 25 नगर सेवक ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जब मेरा सवाल ये बहुत खुले तौर पे, जब 25 नगर सेवक ने बेहतर काम किया है तो फिर तुमको 25 टिकट मिलना ही चाहिए फिर वापस से। तो 25 में से कई लोग छोड़ के पार्टी भी चले गए नगर सेवक में। फिर इसमें से हमारे गंगाधर ढगे जा चुके हैं, अच्छा उसमें से हमारे अरुण बोड़े जा चुके हैं, जी। ऐसे और कई लोग हैं जो हमारी पार्टी में से नगर सेवक जा चुके हैं। 4-5 काम हो गए मतलब। अब जो भी काम हुए जी और हो सकता कि पार्टी के जितने तकाजे थे, जी पार्टी की उम्मीदों पे जितना उतरना था, जब पार्टी को वाकई में मजबूती की ज़रूरत थी तो वो लोग कितनी मजबूती से साथ में खड़े थे, सारी चीज़ों का देखा जाएगा और इंशाल्लाह जिनको तरजीह देना उनको दिया जाएगा और जिनको बाजू रख के अगर उनसे अच्छे पार्टी के जिम्मेदारों को अगर सामने लाते हैं ऐसा भी होंगे। सर टिकट के लिए सौदेबाजी की अफवाह बहुत गर्दिश कर रही हैं, भाव बढ़े हुए हैं। देखिए अब जब एक बात समझ में आ गई कि वे 1 अनार 100 बीमार, हाँ तो कई लोगों को यकीन है कि मेरे को तो मिलता नहीं, अब मिलता नहीं तो अफवाह तो फैलेंगी। जी। अफवाह पे क्यों ध्यान देते हैं आप? नहीं तो हमको पूछना जरूरी नहीं पत्रकार के हिस्से तो से। हम तो कह रहे हैं ना कि अफवाह है, अच्छा आपको मुतमईन कर दे रहे हैं, आप मुतमईन हो गए तो ज़माना मुतमईन हो गया। अच्छा ये बात। सीधी बात ये है कि अफवाहें बहुत गश्त करेंगी। जी जी देखिए क्रेज सबसे ज़्यादा एमआईएम का है, जी रसाकशी सबसे ज़्यादा टिकटों की एमआईएम के पास में जी। है, मुकाबला आ रही हमारे पास में है। तो आप ये कैसा सोचते रहे कि जिनको टिकट मिलेंगे ठीक वो तो खुश हो जाएंगे, जिनको नहीं मिलेंगे तो उतने खुश वो हो सकते हैं कि जिनको मिला। तो अब सर मैं हो सकते हैं। नहीं सर एक बात और इशारा में, जैसा भी आपने खुलदाबाद का जिक्र किया, हैदराबाद का जिक्र किया, तो मैं अब ये बात भी मतलब वही तर्ज पे वही इशारतन बात पूछ रहा हूँ कि जो ऐसे इलाके जाते हैं हमारे बिरादरान वतन की आबादी है, दलित भाई की आबादी है, क्या वही तरह की राजनीति तड़जुड़ की, मतलब कि किसी को रोकना है हमको साथ देना है, क्या औरंगाबाद में पर्दे के पीछे राजनीति हो सकती है? ये इशारा सवाल है। एमआईएम पार्टी इस बार अपने एजेंडे के ऊपर अपने ही उम्मीदवारों को बड़ी सूझबूझ के साथ और बिल्कुल खरी कसौटी पर घस के उतार रही है। जी और हम जो राजनीति के लिए तकाज़े ज़रूरी होते हैं और जो चीज़ें फ़िरका परस्तों को रोकने के लिए ज़रूरी होती है, जी इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि वो तकाज़ों को भी पूरा किया जाएगा। सर बता सकते हैं कि अब क्योंकि बहुत वक्त करीब आ गया है और आप इमाम के प्रवक्ता है, काफ़ी बातें अंदरूनी बातें आपके इल्म में रहती हैं, कितने सीटों पर लड़ाने का इरादा रखते हैं? क्या टाइम पे पत्ते देखिए 70 से 80 सीटों तक तो उम्मीदवार आ रहे हैं सामने, कौन से मतलब हर तरफ से, हिंदू बेल्ट से भी आ रहे हैं? हर तरफ से। फिर मैं क्या करूँ, ये पार्टी की मकबूलियत है, ये पार्टी पे एतमाद है लोगों का। ये इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत ने महाराष्ट्र के अंदर लोगों के दिलों में जगह बनाई जी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तन्हा मुसलमानों की पार्टी नहीं, जी जिसको सियासी इंसाफ नहीं मिलता, जी जो वाकई में जिसका जायज़ मकाम होते हुए सियासत में उसको मकाम नहीं मिलता, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है।
और लोग बड़ी आस और उम्मीद लगा कि हमारे पास में आ रहे हैं। इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब उनको मायूस नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे चेहरे हर समाज के आपको दिखाई देंगे उम्मीदवार की शक्ल में, जो कड़ा मुकाबला देंगे, कड़ा मुकाबला तो करेंगे। आपको लगता नहीं कि किसके अंदर कुछ राजनीति उल्टी भी हो सकती है कि वोट का बंटवारा हो जाए, फिरका परस्तियों को पार्टी का फायदा हो जाए, ऐसा ही नहीं लगता आपको? देखो ये खौफ आपको असेंबली में भी था, अच्छा, यही सवाल अपना था, ये सवाल था बराबर। हुआ कहीं नहीं, नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस बार और जोश क्यों, तो हमने नुकसान उठा लिया असेंबली में। जी तो लोग अब ये जो इंतखाब होने जा रहा है जी जी 15 तारीख को कारपोरेशन का, जी जी ये जो दोनों सीटों का नुकसान हुआ, खासतौर से इम्तियाज़ जलील साहब का, जी तो ये जो इंतखाब 15 तारीख का होने जा रहा है, जी ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर के लिए यौम इंतखाम है सियासत का। क्या जुमला इस्तेमाल करें साहब, यौम इंतखाब। यौम इंतखाम जबकि ये त्यौहार के दिन माना जाता है और आपने इसको इंतखाम से क्यों, जोड़ा। तो हमारे दिलों को ठेस पहुंची है। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ लोगों ने बीच में आके रखने डाल के सियासी साजिश रच के जीतने वालों को हराया है। बताओ ऐसे एक भी उम्मीदवार जीत सकता है फिर? अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग उनसे इंतखाम लेंगे वोट डाल के। ये आप चेतावनी है, इशारा है, मशवरा है? मैं तो आने वाले नताइज बता रहा हूँ आपको। अगर वो लोग उम्मीदवारी पेश नहीं करे तो कुछ बदमुट्ठी खाक की, अगर खुल गई तो राख की बोलते हैं। बस ये होने वाला है। सर एक और सवाल दोहरा रहा हूँ, कोई नया सवाल नहीं है, लेकिन सर कैसा होता है कि लोग ये भी चाह रहे हैं कि चलो ठीक है राजनीति भी चले, सियासत भी चले, लेकिन जो मुसलमानों की जो लीडरशिप है छोटी बड़ी शहर में फैले अलग अलग पार्टी से, इनके अंदर एक मतलब दूरियाँ क्यों ना हो लेकिन इत्तेहाद भी रहे, ऐसी दुश्मनियाँ ना हो कि भाई मतलब कुछ अलग अलग नफरतें बढ़ जा रहे हैं। देखो लीडरशिप अगर होती तो लीडरशिप और जज्बे से होती है, जी खिदमत के मकसद से होती है। जी अगर लीडरशिप होंगे तो वाकई में अगर कोई अपनी जमात के ताल्लुक से अगर उतर के काम कर रहा है, जी तो हम कौन होते किसी के काम में रखना अंदाजी करने वाले और उनको जो है तो वो करने वाले, रोकने वाले। लेकिन आप जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देंगे, जी आप वोट देने का हक और वोट लेने का और खड़ा रहने का इख्तियार बताएंगे, जी और सिर्फ मुस्लिम क़यादतों को नुकसान पहुंचाएंगे, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये सियासत है क्या? ये सियासत है? जबकि मेरी हैसियत मेरे को मालूम है सियासी क्या है, जी मगर कितनी भी ताकत और कितना भी कर दूँ तो मेरी ज़मानत नहीं बचा पाऊंगा मैं असेंबली के अंदर। जी बुलंदबुलंद दावे करके हमने माहौल को ख़राब करे नहीं करे, जी जीतने वालों को हमने हार के कगार पे लाए कि नहीं लाए। जी तो ऐसे लोगों ने, जब तुमने सौदेबाजी करके अपने मुस्तकबिल सवार ज़ाती जी और कौम को खसारे में डाले नहीं डाले, जी तो ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखो। नहीं सर, जैसा आपने वो बात को छेड़ा है तो उस छेड़ के अंदर मैं एक सवाल पैदा कर रहा हूँ, ये सवाल मतलब जनता के बीच का है सर। ये जैसा उस टाइम खादा साहब पे आरोप लगते हैं कि भाई उन्होंने भी जो है तो एक बड़ापन देते हुए जितनी भी मुखालिफ थे उनके घरों तक बराह रास्त खुद जाना था, आपको भी नहीं भेजना था कि चलो मैं आ गया भाई गिले शिकवे भूल जाओ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो अखलाक के दायरे में सारी बातें हो सकती, तमीज़ के बारे में सारी बातें हो सकती। आपने ये दामन ही छोड़ दिए, आपको इंसानियत के सारे तकाज़े ही आपने ख़त्म कर दिए, आप ज़ातियत पे उतर गए। ये सियासत है क्या? सियासत है ये? कहूँ वो सियासत है? सियासत अगर होती तो ठीक है। तो इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई आपकी? नहीं सुनिए ना, किस तरीके से रोकते? बोलते ज़रा ऐसे नहीं कौन सा मोते, अगर आप सुनने को तैयार रहेंगे तो हमको मालूम भी तो पड़ना ना। तो हमारे उलमा इकराम रहते ये भी। अरे भाई मेरी बात सुनिए, कुरान पढ़ के नहीं सुधर रहे क्या? उलमा इकराम को सुनेंगे ये लोग? भाई कहीं तो ज़र्फ दिखना, अच्छा कहीं तो नरमी दिखना, कहीं तो लचक दिखना। यानी आपका बोलने मतलब गुंजाइश खत्म हो गई थी? ख़त्म हो चुकी है ना, मैं कह रहा हूँ ना। बस साजिश सिर्फ ज़ाती मफाद की चल रही, मेरा घर भर जाए, मेरा घड़ा भर जाए, मौका मिला है लालियाँ सुपारियाँ दे के लोगों के सामने खड़े कर दिया, खड़े हो गए सुपारियाँ लेके, आगे नुकसान करने को। क्या करेंगे ऐसे लोगों का? इलाज क्या है इनका? इलाज यौम इंतकाम जैसा आपने कहा भी। हाँ, जैसा अवाम के हाथ में। जी इससे पहले मैंने कहा था, आपने बोले थे देखो बाकी हो जाएंगे, पार्टी छोड़ के जा रहे, 2 महीने पहले मैंने बोला ज़मानत भी नहीं बचाएंगे, याद है? हाँ याद है। क्यों? तो हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत का पता है, लोगों के दिलों में जो जगह बनाई हुई है हमको उसका अंदाज़ा है, और हमको मालूम है कि ये जो 2 सीटों का नुकसान हुआ, लोगों के अंदर कितना बड़ा सदमा है इसका। सर लेकिन महायुति के जो रिजल्ट आया है और उसकी वजह से ये दिख रहा है कि मुसलमानों को बड़ा तबका जो है तो कहीं ना कहीं राजी दादा पवार के इस पर भरोसा देता है। अगर रिजल्ट दिख रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि वही उसका असर यहाँ पर इंतखाब में पड़ेगा? नहीं, फिर आपने क्या देखे, फिर हमारा भी जान आधार कितना हुआ, 83 से 85 से 88 उम्र कारपोरेटर चुन के आए। हमारा भी जान आधार बहुत बड़ा है, लोग हमारे भी साथ में हैं, और हमारे साथ में हर वो तबका पिछड़ा हुआ तबका है, अति पिछड़ा हुआ तबका हमारे साथ में आ रहा है, एससी समाज के लोग आ रहे हैं। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि जिसको सियासी तौर पर इंसाफ नहीं मिला, चाहे वो किसी समाज का हो, भेदभाव हमारे पास में बिल्कुल नहीं है।
यही क़यादत, यही यकीन हमने लोगों के दिलों में जताया है इम्तियाज़ जलील साहब ने। जब ये पार्टी फल फूल रही है और ऐसी सी जगह से नताइज आ रहे हैं, जैसे एक नगर अध्यक्ष बन गया हमारे, जी हाँ, मालूम पड़ा आपको? पेपर अखबार पढ़ा हाँ जी तो नगर अध्यक्ष के हमने कारंजे के अंदर वहाँ पर जो है तो नगर अध्यक्ष आया है। जी। सोच सकते थे कभी हम? नहीं नहीं, तो इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी मजलिस तरक्की कर रही है और लोगों के दिलों में दिमाग में ये एतमाद पैदा किया इम्तियाज़ जलील साहब ने कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज की पार्टी नहीं, जी। हर वो समाज को यहाँ पे इंसाफ मिल सकता है वाकई में जिसके साथ में सियासी नाइंसाफ़ी। लेकिन सवाल ये सर, विधानसभा के पार्लियामेंट के चुनाव में अगर देखें तो वंचित का आपका अलायंस था, उसकी वजह से यहाँ की मराठवाड़ी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ, वो आप आज आपके साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश अम्बेडकर के साथ भी एक बड़ा तबका है, तो फिर वो आपको नहीं लगता कि ये जब ये तबका बढ़ जाएगा तो नहीं नुकसान देखिए, होगा? अब तबका बोलो तो आप दलित समाज की बात करें, अम्बेडकरी समाज की बात करें। जी जी देखिए अभी मैं कुछ ही दिन की बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश से कुछ जिम्मेदार इनके बीएसपी के जी वो महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र के जिम्मेदारों से बात करें, जी। वो इम्तियाज़ जलील साहब से महाराष्ट्र लेवल पे इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। मतलब मायावती बीएसपी बोले। हाँ वो लोग आए तो ये तब अब ये हमारे अम्बेडकरी समाज ही चलाता है ना वो। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो ठीक है, अगर इनसे नहीं होता तो किसी और से, बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आपसे नहीं हो तो आपसे, आपसे नहीं हो तो आपसे। तो इनका वर्चस्व ज्यादा है ना साहब, मगर औरंगाबाद में सवाल नहीं, कहाँ है इनका रेट? आप वोट शेयरिंग देख लेना, हर इलेक्शन में घट रहा है। आपको नहीं लगता इससे नुकसान होगा बोल के? कहाँ हुआ? नहीं आने अभी चुनाव के अंदर है, अब आने वाले चुनाव। कहाँ हुआ? अभी असेंबली में भी कहाँ हुआ? कहाँ कर सकते? वोट समाज ने वोट कहाँ दिया जी? उनका समाज भी उनको वोट नहीं दे रहा। जैसे सर अभी अभी जस्ट अभी आपने कहा कि हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे दलित भाई के उम्मीदवार, मराठा समाज के उम्मीदवार, कि ये भी इन्होंने फॉर्म दाखिल किया है? बिल्कुल किया जाके, मैं तो मराठा भाई हाँ बिल्कुल आके फॉर्म लेके गए। और देखिए इत्तेहाद की बातें जो है तो हमारे बीएसपी से चल रही है जी और इम्तियाज़ जलील साहब के पास कुछ महाराष्ट्र के जिम्मेदार लोग ओबीसी समाज के आए। जी ओबीसी समाज का बहुत बड़ा वोटिंग का रेशियो है यहाँ पर। जी और अगर ये नए नए समीकरण अगर बनते हैं जी तो आने वाले इलेक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र का बहुत सारा सियासी रुख पलट जाएगा। सर आज ही मैंने दोपहर में जो एसडीपीआई पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया, अभी उसको मैंने अपने चैनल पर रिलीज नहीं किया हूँ। उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब से बात हो रही है। आप प्रवक्ता है, क्या वाकई से बातचीत चल रही है? नहीं देखिए, महाराष्ट्र लेवल के ऊपर सियासी ताकत देखी जाएंगी कि आपके पीछे वाकई में कितने, कुछ तो देखा जाएगा ना। सियासी ताकत देखी जाएंगी कि नहीं देखी जाएंगी? भाई बीएसपी के इससे पहले यहाँ 5 कारपोरेटर थे। अच्छा बीएसपी का कैडर बेस है यहाँ पर, बाम सेफ के उनके लोग हैं जी जो महाराष्ट्र में कैडर बेस है उनका। जी ओबीसी समाज का बहुत बड़ा रेशियो, ओबीसी समाज के कई जो है तो आपको कारपोरेटर्स मिल जाएंगे और आमदनी मिलेंगी। जी तो जो पार्टियों से साहब अलायंस करेंगे तो उनकी सियासी रुतबा देख के, उनकी सियासी जमीन देख के क्या जाएगा? मतलब वोट बैंक देखा जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं देखा जाएगा। फिर काय पे होता है इत्तेहाद? मेरी ताकत में आपको लगा दो तो आपकी कुछ ताकत मिलना ना। जी इत्तेहाद काय पे होगा? इसी पे होगा। ये चीज़ देखे जाएगी। जी हाँ। तो मतलब फिर ये जो चल रही है कि भाई अंदर को लेन देने की बात हो रही है, नोटों गड्ढे की बात हो रही है, मैं खुले पर कहूँगा ये बात चल रही, बहुत ऊपर बात होगी साहब ये। देखिए मुखालिफिन के पास में कुछ जगह है क्या बात करने को? उनके पास में उम्मीदवार का फॉर्म खरीदने कोई नहीं आ रहा। जी अब एक तरफ जो है तो बिल्कुल खतारे लगी है और एक तरफ दुकान खोल के बैठे, गिराकी नहीं है, जी तो और क्या बोलेंगे हम? तो सवाल है साहब, जा गिरा के ज़्यादा थे भाव बढ़ते ना। जितने लोगों ने हज़ारों फॉर्म खरीदे, जी एक से भी पूछ लो, किसी से भी किसी किस्म की ऐसी कोई बात हुई कि जैसी आप कर। नहीं मैं तो भाई मार्केट जो अफवाह के बारे में पूछूंगा ना साहब। अफवाह तो अफवाह ही होती है, लेकिन मैं तो अब सच बता रहा हूँ ना ये आपको। पूछना चाह रहा है, ये अफवाह है कि सच्चाई है? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अफवाह क्यों फैला, कौन फैला रहा है? जिनके पास खतारी नहीं है, जिनके पास गिराकी नहीं है। जी दुकान तो खोल दी सियासत की, लेकिन गिराक नहीं आ रहा। तो कभी बोलते बी टीम है, कभी बोलते वो यूँ हो गया, कभी बोलते अंदर से ले लिए, कभी बोलते ऊपर से आ गया, कभी बोलते इनका यूँ है, इनका सब बकवास। जितने लोग फॉर्म खरीद रहे ये सही, बिल्कुल सही, जितने लोग फॉर्म भर रहे वो सही, बिल्कुल सही, जो लोग इंटरव्यूज दे रहे वो सही, वो सही। 5 के हज़ारों लोगों ने आके दे दिए। जी एक ने भी अगर ये बात कर दिया तो हम मुजरिम। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि अभी फिलहाल जो है तो मुकामी जो यूनिट्स है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है, जो से अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, क्या आखिरी लम्हात में बतौर प्रवक्ता के रूप में उनके लिए, क्योंकि आप भी एक ताकत हैसियत रखते हैं प्रवक्ता की हैसियत से, उनके लिए कोई खुला पैगाम है आपकी तरफ से? उनका एक ही काम है, अगर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद चाहते हैं तो अपने नेताओं को, अपने कायदीन को जाके बताए कि महाराष्ट्र लेवल के ऊपर करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा ये मेरा उनको सीधा पैगाम है। जी जो भी बात होंगी तो महाराष्ट्र लेवल पे ही होंगी। जी महाराष्ट्र लेवल के नुक्ते नज़र से होंगे। लोकल लेवल के हिसाब से आप चाहेंगे कि हम यहाँ कर लेंगे फिर वहाँ मुखालिफ कर देंगे, ऐसा चलता नहीं। ये सियासी अखलाफ के भी खिलाफ है जी। और ये सियासत में इस किस्म के इत्तेहाद नहीं होते। सर एक सवाल, हालांकि ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बड़ी शख्सियत हम रशीद मामू कह सकते हैं जो शिवसेना में प्रवेश की है।
और क्योंकि आपने उनका दौर देखा हुआ है, वो आपसे सीनियर है, तो ये अपने सवाल का बातचीत का मौजू नहीं था, लेकिन बतौर एक राजनीतिक तौर पर उनकी इस परवेश को आप कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए उन्होंने क्या देख के, कौन सी चमक देख के उधर गए, उसका जवाब वो देंगे। जी क्या वजूहत की बुनियाद के ऊपर आज उनको शिवसेना अच्छी लगी, उसका जवाब वो देंगे। जी लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है तो सत्ताधारियों के खिलाफ में गई है, जी। और इन हालत के अंदर उनको क्यों मसालियात करना पड़े, क्यों गए, इसके ऊपर आप उनसे जवाब लीजिए, देंगे इंशाल्लाह। आखिरी में कुछ पैगाम चुनाव को देखते हुए? चुनाव को देखते हुए हमारा एक ही पैगाम है कि देखो 15 तारीख के दिन अब औरंगाबाद के तमाम राहिंदगान को, यानी कि तमाम वोटर्स को वोट देना है। जी तो हमारी ये गुजारिश, हमारी ये विनती है तमाम समाज के लोगों से, ख़ास तौर से करूँ, जी और ख़ास तौर से हाथ जोड़ के मेरी विनती हिंदू समाज के लोगों, हमारे बहन भाइयों से, जी कि बीजेपी और शिवसेना के लोगों अगर आपके घर तक वोट मांगने हैं तो उनसे कम से कम एक सवाल करो जी कि 30 साल तक हमने आपको महापौर और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना के रखा था औरंगाबाद में, जी और पानी के लिए तुमने तरसाया, 10-10 दिन को पानी आ रहा, जी यानी कि पानी का नियोजन, पानी का इंतजाम आप नहीं कर सके, फेल हो चुके, सबूत है इस बात का। जी उसी के साथ साथ आप कचरे का नियोजन नहीं कर सके, जी आप रास्तों का नियोजन नहीं कर सके। जी एमआईएम पार्टी जब 2015 में चुन के 25 कारपोरेटर ने जब भी लड़ा हाउस के अंदर, तो सिर्फ डेवलपमेंट पे लड़ा, जी नागरिकों के पानी के लिए लड़ा जी कि रोज ने तो एक दिन आड़ा हमको पानी मिलना चाहिए, जी कचरे के लिए लड़ा, साफ सफाई के लिए लड़ा, ड्रेनेज के लिए लड़ा, रास्ते के लिए लड़े, और सबसे अहम बात कि एमआईएम पट 4,000-4,500 रुपये की जो है तो पानी पट्टी थी पानी की। जी हम बोले 10 दिन के बाद तुम पानी दे रहे, लड़ने के बाद में हमने इसको 2200 पे कराया, जी और आगे भी प्रोग्राम ऐसा है कि तो भाई तमाम भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवसेना और बीजेपी के लोग जो इत्तेहाद में रह के आपको प्यासा रखे, आपको रास्ते नहीं दिए, इनको वोट मत डालो, मत डालो। सवाल करो उनसे 30 साल आपने क्या करे, जी अभी तक काम चले आ रहा, काम होने को तैयार नहीं है, और ये पानी की लाइन का जो काम हो रहा खासदार इम्तियाज जलील साहब की मरून मिन्नत से हो रहा है। जी ये 600-700 करोड़ की योजना थी, एक कमेटी बना ली थी बागड़ बिल्लो ने, उसके अंदर टोटल भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो कमेटी को उठा के फेंका खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, और 3,000 करोड़ का डीपीआर तैयार हुआ। उसके बाद में ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे ले, कुछ परसेंटेज कम कारपोरेशन को इसके अंदर डालना है, जी और जो काम पहले छोटा था अब ये बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, जी तो पानी की समस्या हल हो जाएंगी। और जीवन प्राधिकरण की तरफ ये काम देने का काम भी इम्तियाज जलील साहब ने किया। क्यों, तो जीवन प्राधिकरण एक वो इदारा है जिसको पाड़ बंधारे बनाने का, डैम बनाने का इसका बहुत बड़ा अनुभव है, जी तो उनके हाथ से पानी की योजना का काम होगा तो बेहतर तरीके से काम होगा और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। जी तो ये सारी चीज़ें एमआईएम पार्टी ने की, और एमआईएम पार्टी आगे भी जी हम डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करने वाले, जितना तालीमी निज़ाम है कारपोरेशन से जितना चलता है उसको सुधारने का काम करेंगे, और हमारी आगे भी ये रहेंगी कि पानी जब लोगों तक पहुँचे जी तो सिर्फ 1,200 रुपये महीने की पट्टी ली जाए, यानी कि 100 रुपये महीना। जी क्यों, तो बहुत भुगता है औरंगाबाद के लोगों ने, 10-10 दिन में पानी, और अपने 4,500 हज़ार रुपये हिंदुस्तान का सबसे महंगा पानी है शिवसेना और बीजेपी ने बेचा है। जी तो ये सारी चीज़ें सामने है, तो तमाम राहिंदगान की गुजारिश है कि बीजेपी शिवसेना को तो सिरे से खारिज करो, उनको वोट मत, उनको मालूम है कि सवाल लोग करेंगे, करके हिंदू मुसलमान ला लेते, अच्छा भेदभाव ला लेते, ताकि कोई ये बुनियादी बातें ना करे कि 30 साल क्या करे तुमने, जी क्या कर रहे थे महापौर बन के, दंदनाते फिर रहे थे, बड़े गाड़ियाँ लेके फिर रहे, लाइट लगा के, अरे जनता को प्यासा रखे ना, ये नज़ारा आपने हमने देखे ना, अभी तक भुगत रहे। जी जी मेरी बात कोई भी समाज के आदमी हो मानेगा इस बात को। जी हमने धरने आंदोलन दिया पानी की योजना के लिए, हर बार चिल्ला चिल्ला के बात करें, जब ये सुस्त रवि से काम चल रहा है, लेकिन ये बॉडी के अंदर जो मजलिस तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर रहेंगे, पहला काम पानी के ऊपर होने वाला है, और पानी पट्टी 1,200 रुपये कराने की जिम्मेदारी एमआईएम पार्टी ले रही, हम हमेशा लड़ेंगे इसके लिए। आखिरी सवाल सर, शहर का नाम बदल गया, सेंट्रल से हो गया, स्टेट से हो गया, छत्रपति संभाजी नगर हो गया, अब ये चुनाव छत्रपति संभाजी नजरिए की बुनियाद पर, नाम की बुनियाद पर लड़ा जाएगा क्या औरंगाबाद एमआईएम की जानिब से? मेरी बात सुनिए, ये छत्रपति संभाजी नगर जो नाम रखा गया है, न तो छत्रपति संभाजी महाराज को विरोध था और ना ही इस नाम को हमारा विरोध था। हमारा कहना ये था कि शहर के लोगों की मांगनिश नहीं है, ये राजनीति क्यों कर रहे हैं आप, सत्ता हाथ में थी इसका नाजायज इस्तेमाल करें, जी सेंट्रल में भी थी, इनकी भी थी, सत्ता थी करके नाम चेंज करें। जी सत्ता हमेशा आपके पास रहने वाली है क्या? तो आती रहती है, जब सत्ता बदलेंगी और जब हम किसी मुकाम पे आएंगे फिर नाम बदलने की मुहिम शुरू हो जाएगी। ये राजनीति तो आपने सिखाई ना, अच्छा तो फिर ये राजनीति आपको पलट के तो देना पड़ेगी ना। अच्छा। अगर आपको औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम से नफरत थी तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम रखना था, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया उनका नाम रखना था। मेरे को आप बताइए, संभाजी महाराज का औरंगाबाद से क्या ताल्लुक? जी कोई लेना देना नहीं था उनका, जी सिर्फ एक राजनीति चलाना। एक राजनेता ने ख्वाब देख लिया, उसको सही करने के लिए ज़मीन पे लोग उतर गए।
यानी कि संभाजी महाराज का इमाम पार्टी आदर सम्मान करती है। क्यों नहीं करेंगे? क्या बिगाड़े उन्होंने समाज का? शिवाजी महाराज ने क्या बिगाड़े मुसलमानों का? उनके बेटों ने संभाजी महाराज ने क्या बिगाड़े मुस्लिम समाज का? हमारा बोलना यह है कि उनकी कर्मभूमि, उनके कार्य क्षेत्र पुरंदर के आसपास था, पुणे के आसपास, वहाँ किस एक शहर का नाम रखना था आपने? कहाँ विरोध कर रहे हैं हम? लेकिन आप ये गंदी राजनीति हिंदू मुसलमान की और ये जो संभाजी नगर औरंगाबाद की इसलिए चल रहे कि लोग आपसे 30 साल अपने लोगों को पानी क्यों नहीं पिले, सवाल ना करें। आपने सड़कें क्यों नहीं बनाई, ये सवाल ना करें। और पानी 10 दिन के बाद देने के बाद 4,500 रुपये की पानी पट्टी, हिंदुस्तान का सबसे महंगा पानी बीजेपी के लोगों ने यहाँ बेचे, ये सवाल नहीं करना। बोल के ये ऐसे तुकबंदी के सवाल आकर रोक देते, संभाजी नगर कर दिया हमने शहर का नाम, अब औरंगाबाद हटा लिए। इससे क्या लोगों की पानी पट्टी कम हो गई क्या? लोगों को एक दिन आड़ पानी आ रहा क्या? तो ऐसी घटिया राजनीति रखने वाले लोगों को आप जो तो राजनीति करने वाले लोगों को सियासत से हटाओ। जो बुनियादी काम करे वो बुनियादी सहूलतों का काम करो ना। कारपोरेशन का काम क्या है? नामा बदलना है, डेवलपमेंट है। अरे पानी पिलाओ, पानी नहीं दिया आपने जी 30 साल में। इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी और उनका अलायंस पार्टनर शिवसेना। खुलेआम कह रहा हूं मैं, तो ये तो हकीकत है ना। 88 से आप सत्ता में थे, जी बराबर, आपका ही महापौर है जी। लाल लाटा लगा के शान मारते फिरे, खाली लोगों को प्यासी कगार पे लाके डाल दिए। सबसे महंगा पानी लोगों ने यहाँ खरीदा। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं भेदभाव की और ये जात पात की राजनीति के बाजू रख के एक बार ये बीजेपी वालों को धड़ा सिखाओ। ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए कर रहे कि ऐसे जायज सवाल ना, और अगर घर तक आए आप सवाल करो 1200 रुपये पानी पट्टी रखना पड़ेगा तो वोट देते जी। सवाल करो ना आप इनसे, क्यों नहीं करते? अपने फायदे की बात क्यों नहीं कर सकते? और जो आप जो तो प्रॉपर्टी टैक्स आप ले रहे हैं जी जी, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा रहे नहीं, ना, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आप ब्याज लगा रहे। जी एमआईएम पार्टी ब्याज को हटाने की लड़ाई लड़ने वाली है। कहो इनसे आने वाले से आपको हटाना पड़ेगा। जी भाई अवाम को राहत देने का कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे कॉर्पोरेशन? चुनके इसलिए दे रहे ना, तो क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी करते रहेंगे? जी ये मुद्दों पे सवाल कोई ना खड़ा करे, इसलिए हिंदू मुसलमान चल रहा है। जी। यही शहर में भी चल रहा है, यही प्रदेश में भी चल रहा है और यही देश में चल रहा है। ये सिर्फ एक अफीम चटा दे रहे बस हिंदू मुसलमान की, नशे में डाल दे रहे लोगों को, गोल गोल घूमो, ना रोजगार पे बात करो, ना शिक्षा पे बात करो, ना तुम्हारे जायज सवालात पे बात करो। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी शहरवासियों से विनती है कि बीजेपी और शिवसेना के लोगों को कतई वोट मत डालो। और जो आपके घर तक आ रहा, आप बिल्कुल उसको बोले एक दिन आड़ पानी मिलना चाहिए। क्या आप 1200 पानी पट्टी करने वाले हैं? क्या आप प्रॉपर्टी पे से ब्याज दर हटाने वाले हैं? क्या प्रॉपर्टी का टैक्स आप कम करने वाले हैं? आप इसके ऊपर बात कीजिए। इसमें कोई शक नहीं, शहर के डेवलपमेंट के ऊपर पैसे की जरूरत है जी। लेकिन आप जायज़ मुतालबात करेंगे, टैक्सेस हटेंगे तो लोग लाइन लगा के पड़ेंगे। अभी जी श्रीकांत साहब ने जी इंटरेस्ट के अंदर 95% जो है तो माफ़ी दी थी, हमारे बोलने पे दी थी। एमआईएम पार्टी की डिमांड थी, आप पूछ सकते कमिश्नर साहब से भी। मैं फिरोज खान, हम लोगों ने बैठ के बातचीत किए थे जी कि साहब कोविड के टाइम पे हमने 70-75% दिए तो लोगों ने बहुत पैसे भरे थे। अगर आप करेंगे ये रियायत देंगे तो फिर फंड 200 करोड़ रुपए जमा हुए। जी। तो ये सारी चीज़ें एमआईएम पार्टी करने वाली। देखिए, इस तरह से एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो शहर में जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, खासकर चुनाव को लेकर, टिकट के बंटवारे को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर मैंने बहुत खुलकर साफ अंदाज में पूछा हूं। साहब ने बड़े बेहतर अंदाज से जवाब दिया है। बहरहाल आने वाले जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, यकीनी तौर से ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक नाम है, ऐतिहासिक यहाँ की राजधानी है। पल पल पे क्या सियासी हालात करवट लेते हैं, हम आपको एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।